डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम इस वीडियो में ड्राइंग की, चित्रकला की बात करेंगे। और चित्रकला के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मुग़ल शैली, मुग़ल कला के बारे में हमने आराम से बात की है, विस्तार से पढ़ा है। आज हम आगे मुग़ल कला के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में मुग़ल शैली में जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनकी बात की थी कि कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा था कि सलीम का जन्म है, या और इसके अलावा हमने कबीर रैदास का चित्र है उसके बारे में बात की थी। हमने दारा सिकों की जो बारात हैं उसकी बात कर ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज जो चित्र हमारा होगा, जिस चित्र के बारे में बात करेंगे, वो चित्र का नाम है जहांगीर का सपना, ड्रीम ऑफ जहांगीर। चित्र का नाम क्या है? जहांगीर का सपना। ठीक है, तो आराम से सुनेंगे ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ये चित्र बनाया किसने, चित्रकार का नाम क्या है, ये जरूर याद करना है, क्योंकि 1 नंबर का 1.25 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है कि चित्रकार कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चित्र हैं वो अबू हसन ने बनाया था। किसने बनाया था? अबू हसन ने बनाया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि अबू हसन ये चित्र बनाया था। अगर हम उसकी बात करें, चित्रकार का नाम आपको याद हो गया होगा, अबू हसन। अबू हसन का नाम सुनते आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया है कि ये जहांगीर का क्या था? प्रिय कलाकार था। जहांगीर का क्या था? ये प्रिय कलाकार था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये किसका बेटा था? अकारिजा का। जब जहांगीर के समय की कला की शुरुआत की थी उसमें मैंने बताया था कि ये अकारिजा का पुत्र है। तो अकारिजा का जो बेटा अबू हसन है, जो जहांगीर का प्रिय कलाकार है, उसने चित्र बनाया। चित्र का नाम है जहांगीर का सपना। तो श्योर है कि किसके समय बना होगा? जहांगीर का सपना है तो कौन से काल में बना है? जहांगीर के समय बना है। तो जहांगीर कालीन चित्र है, ये ध्यान रखना है। जहांगीर कालीन चित्र है, इतना समझ में आ गया होगा, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करें कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है, इसमें क्या दृश्य हैं, वो हम एक एक चीज़ देखेंगे। पहली बात है कि इस चित्र को जब हम देखते हैं तो इसमें जहांगीर और ईरान के जो शाह हैं, जिनका नाम है अब्बास, जो ईरानी बादशाह मान सकते हो, वहाँ के जो शासक हैं ईरानी शाह अब्बास, वो दोनों इस चित्र में आपस में गले मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? गले मिल रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य है, ये ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का जो चित्र हैं, जब इसको देखते हैं तो इसमें जहांगीर और ईरानी शाह जो अब्बास हैं, ईरानी जो शासक अब्बास हैं, जहांगीर और अब्बास आपस में क्या कर रहे हैं? गले मिल रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य इसमें दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि आपस में गले मिल रहे हैं, और रियल की बात करें तो ऐसा कभी कभी हुआ ही नहीं कि वो आपस में गले मिले। मतलब ऐसा कभी टाइम आया ही नहीं कि दोनों कभी शासक आपस में गले मिले हो। बस ये अबू हसन की कल्पना है। अबू हसन ने अपने मन से ऐसा चित्र बना ही दिया कि आपस में गले मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई गले वगैरह नहीं मिले थे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो आपको ध्यान रखना है कि ये चित्र कब बना है। ये जब बना है जब जहांगीर का जो रिश्ता है, या जहांगीर के जो दूसरे देशों के साथ में अगर रिश्ते की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब जहांगीर का जो सुल्तान है, जहांगीर के समय जो सुल्तान था ईरान का, तो जो ईरानी सफवी है, ठीक है, अब ईरानी जो सफवी सुल्तान है, उनके साथ में जब रिश्ते मधुर नहीं थे, मतलब उनके साथ में संबंध खराब थे, सही नहीं थे, तब इस प्रकार का चित्र बनाया था अबू हसन ने। बात को आपको समझना है कि ये चित्र जो बनाया है जिसमें ईरानी शाह अब्बास आपस में गले मिल रहे हैं, ठीक है, जहांगीर आपस में क्या मिल रहे हैं? गले मिल रहे हैं, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्यों?
क्योंकि ये चित्र जब बनाया था जब ईरानी सफवी जो सुल्तान है वहाँ के, उनके साथ में रिश्ते मधुर नहीं थे, रिश्ते ख़राब थे, तब ये अबू हसन ने आराम से ये चित्र बना दिया। किसके लिए? जहांगीर को खुश करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जहांगीर उनको इनाम दे सके, या जहांगीर को इस चित्र में विश्व विजेता माना हुआ है। क्या माना हुआ है? विश्व विजेता माना है इसके अंतर्गत, ताकि जहांगीर खुश होकर अबू हसन को बढ़िया इनाम दे सके। तो अबू हसन ने ऐसी ही अपनी कल्पना से जहांगीर को विश्व विजेता बता दिया, आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, जब इनके साथ में रिश्ते सही नहीं थे तब ये चित्र बनाया है। जब चित्र को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस चित्र के अंदर जहांगीर को शेर के ऊपर खड़ा करके बताया है। जहांगीर किसके ऊपर खड़ा है? शेर के ऊपर। इस चित्र को देखते हैं ना तो इसमें जहांगीर शेर के ऊपर खड़ा है, और जो ईरानी अब्बास है, शाह अब्बास है, वो ध्यान रखना है कि एक भेड़ पर खड़े हैं। तो एक को तो शेर पर बताया जहांगीर को, और शाह अब्बास को भेड़ पर बताया है। इसका क्या मतलब होता है कि मजबूत कौन है? शेर है। जहांगीर को यहाँ विश्व विजेता दर्शाया गया है। किसने? अबू हसन है, क्योंकि चित्रकार किसका है? जहांगीर का है। जहांगीर को थोड़ा यहाँ पर घटिया बताएगा, जहांगीर को तो बढ़िया शेर, विश्व विजेता और एक मतलब बड़ा दीदार व्यक्ति बताया एकदम सही ढंग से, ताकि जहांगीर जब चित्र को देखे तो खुश हो जाए और इसको इनाम मिले। ये तो चित्रकारों की क्या है? चतुराई है। वो इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं, राजा को खुश करने के लिए राजा के पक्ष में चित्र बनाते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जहांगीर को शेर पर खड़ा करके बताया हुआ है और शाह अब्बास को भेड़ पर बताया हुआ है, और दोनों किस पर खड़े हैं? एक ग्लोब पर खड़े हैं। दोनों किस पर खड़े हैं? ग्लोब। ग्लोब जानते हैं ना, गोल पृथ्वी का जो प्रतिरूप है, पृथ्वी का जो प्रतिरूप है, जो ग्लोब है, उसके ऊपर दोनों खड़े हैं। जहांगीर को शेर पर और इसको बेड पर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम देखें चित्र को तो इसमें जहांगीर के जो कपड़े हैं, वस्त्र और आभूषण हैं, वो बड़े सुंदर रूप से और बड़े ढंग से पहने हुए बताए हुए हैं। जहांगीर के जो कपड़े हैं या जो वस्त्र आभूषण हैं वो कैसे हैं? बहुत सुंदर हैं, ढंग से हैं। और जहांगीर के पीछे, चित्र के पीछे जो सिर है उसके पीछे उन्होंने प्रभा मंडल बनाया है। क्या बनाया है? प्रभा मंडल बनाया है। बात समझ में आ रही है ना? प्रभा मंडल क्या होता है? जो पीछे गोल गोल होता है, चमक दड़ा, एक प्रकाश पुंज, चेहरे के पीछे भगवान के हम देखते हैं पीछे प्रभा मंडल होता है। तो वैसा यहाँ जहांगीर के भी बताया है। जहांगीर के कपड़े भी बढ़िया ढंग से बताए हैं। किसकी तुलना में? शाह अब्बास की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो चित्रकार है वो जहांगीर को सर्वश्रेष्ठ और विश्व विजेता मानता है, और उसको दर्शाने के लिए इस प्रकार का ये दृश्य इन्होंने बनाया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ये याद हो जाएगी। और अगर हम देखें उस समय कि भी जो ग्लोब बताया है, और ग्लोब को हम अगर नज़र देखें, ग्लोब की आकृति, उसमें देशों को देखें, तो उस समय का एक सटीक ग्लोब और मानचित्र बनाया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो उस समय का ये सटीक और ग्लोब माना जाता है। उस समय जो मानचित्र है वो एकदम सटीक उस समय था, वैसा माना जाता है। भले इसमें जो ग्लोब बताया है ना वो वैसा ही बताया है जैसे आज के समय एक सटीक जैसा, मतलब बिल्कुल सही जैसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मैंने अब बताया कि पीछे क्या बनाया हुआ? प्रभा मंडल। और जो प्रभा मंडल का जो कलर है, उसकी जो चमक है वो कैसी है? स्वर्ण जैसी है, सोने जैसी है। तो प्रभा मंडल में जो कलर भरा है वो सोने जैसा है, स्वर्ण प्रभा मंडल अंकित किया है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर चित्र के माध्यम से जहांगीर को एक उपाधि माना है, उपाधि दी गई है। उस उपाधि को बोलते हैं नूर अल दीन। क्या बोलते हैं? नूर अल दीन। ये जहांगीर को उपाधि दी है कब? जब इसके इस प्रभा मंडल के पीछे स्वर्ण, जो प्रभा मंडल बना हुआ है सोने का कलर भर के, सोने का कलर मतलब स्वर्ण जैसा कलर भरा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये इस प्रकार का बना करके एक जहांगीर को उपाधि मिलती है कि वो नूर अल दीन है, मतलब आस्था की किरण है, आस्था की रोशनी है। आस्था की क्या है? रोशनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी कि क्या होता है आस्था की किरण और नूर अल दीन।
मतलब ये हुआ कि जहांगीर को जो जिस प्रकार से दर्शाया है, उसके पीछे जो प्रभामंडल बताया है, उसको लगता है कि वो एक आस्था की रोशनी है। जहांगीर एक बढ़िया सुल्तान बताने के लिए इस प्रकार का। अगर हम इस चित्र के कलर की बात करें तो इसमें कौन से कलर भरे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए इसमें टेम्परा कलर भरे हैं। कैसा कलर? टेम्परा विधि से टेम्परा कलर भरे हैं। और टेम्परा के बारे में मेरे हिसाब से आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपने 11वीं में इसको खूब आराम से इसकी विधियाँ पढ़ी हैं। खैर मैं दोबारा बता देता हूँ। टेम्परा रंगों में क्या होता है कि जो कलर हैं वो किसी साथ में मिला करके अंडे की जर्दी हो सकती है, गोंद हो सकता है, इस प्रकार का गोल बना करके उसके साथ में कलर का जो पाउडर मिलाते हैं और फिर जो कलर बढ़ते हैं वो टेम्परा माध्यम से बढ़ते हैं। आपको बताया था मैंने इसके रंगों के बारे में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो टेम्परा इसमें रंग योजना हमें दिखाई देती हैं, और जब इस चित्र को देखते हैं तो इसमें हमें विशेषकर स्वर्ण कलर की प्रधानता आती है। इसके अलावा जो रजत है, रजत किसको बोलते हैं? चांदी को, ठीक है। तो चांदी कलर और सोने का कलर यहाँ इस चित्र में सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। तो ये चित्रकार की अपनी खुद की क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस प्रकार का चित्र बनाया है, जहांगीर को खुश किया है, तो जहांगीर चित्रकार को एक क्या देगा? उपाधि देगा। इतना बढ़िया बनाया है, जहांगीर खुश हो गया कि इस प्रकार का मेरा दृश्य मुझे बहुत बढ़िया बताया है, विश्व विजेता बताया, मुझे यहाँ शेर बताया है। जहांगीर खुश होया और जहांगीर ने अबू हसन को एक उपाधि दी। अबू हसन को क्या दी? एक उपाधि दी है। और कौन सी उपाधि दी है ये आपको याद करना है। उसने उपाधि दी है नादिर, नादिर अल जमा। उपाधि कौन सी दी है? नादिर अल जमा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? युग शिरोमणि। इसका मतलब क्या होता है? युग शिरोमणि। युग शिरोमणि का मतलब क्या होता है? पूरे युग का सबसे ऊपर जो है, जो सिर पर है, शीर्ष पर है, इस युग शिरोमणि बताया है चित्रकार को। और उपाधि कौन सी दी है? नादिर अल जमा। किसने दी है? जहांगीर ने। किसको दी है? अबू हसन को। क्यों? चित्र कौन सा बनाया है? जहांगीर का सपना। तो इस प्रकार की उपाधि दी है जहांगीर ने अबू हसन को। और इस चित्र के अंदर क्या क्या दर्शाया है हमने इसकी बात कर ली है। खैर हम आपको चित्र बता ही देते हैं, और ताकि आपको दिमाग में चित्र सेट हो जाए, क्या क्या बातें आपको पता लग जाएं, ये भी पता हो जाए। तो आराम से इस चित्र को देखिए। हमने एक ही चीज़ की बात कर ली थी। तो मैंने कहा था कि जहांगीर और ईरानी शाह अब्बास को किस पर बताया है? ग्लोब पर। तो दोनों कहाँ पर खड़े हैं? ग्लोब पर है। और ग्लोब के ऊपर भी किस पर? ये तो शेर पर। जहांगीर ये है, जहांगीर को शेर पर खड़ा किया है, और शाह अब्बास को किस पर खड़ा किया? एक बेड के ऊपर। ये जो उस समय जो मानचित्र बताया है, कहा जाता है कि उस समय का सटीक मानचित्र है। और इसके बहुत सुंदर कपड़े बताए हुए हैं। इसके कपड़े ऐसे नॉर्मल से कपड़े हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इसको एक गरीब बताया हुआ है। जहांगीर थोड़ा बड़ा भी बताया है, और विश्व विजेता का भाव इसमें आता है। और पीछे आपको ये प्रभामंडल दिखाई दे रहा है ना, ये प्रभामंडल आप समझ रहे होंगे। ये जो पीछे गोल गोल हैं चेहरे के पीछे, जहाँ से इस प्रकार की किरणें निकल रही हैं, ये प्रभामंडल है। इसमें प्रभामंडल में कलर कौन सा है? स्वर्ण कलर है। और इनके जो ड्रेस है इसमें कौन सा कलर है? रजत है, चांदी कलर भरा हुआ है। तो स्वर्ण कलर की इसकी में प्रधानता है। और एक आपस में गले मिल रहे हैं इस प्रकार का। और ये बहुत बढ़िया चित्र बनाया है। किसने? आपको पता होने से अबू हसन ने, ठीक है। तो चित्र को आराम से देखिए और समझिए किस प्रकार का कलर व्यवस्था है और चित्र किस प्रकार का है। क्योंकि एग्जाम में एक चित्र आपका 1 नंबर का 2 नंबर का आ सकता है, वर्णन भी आ सकता है, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि चित्र किसने बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने सारे महत्वपूर्ण मुगल कला के चित्रों के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम मुगल कला की क्या क्या विशेषता हैं, मुगल शैली की क्या विशेषता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब अपना टॉपिक होगा मुगल शैली की विशेषता। मुगल शैली की विशेषता। ये विशेषताएं पढ़ेंगे बहुत सारी। तो विशेषताएं कि मुगल शैली के आखिर सबकी मिला करके महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषता है। क्योंकि हमने अकबर के समय अलग पढ़ा है, जहांगीर के समय अलग, शाहजहाँ के समय अलग,
अब हम सभी पूरी मुग़ल कला की बात करेंगे कि आखिर मुग़ल कला में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आराम से एक ध्यान से सुनेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अगर हम मुग़ल शैली की बात करें तो विशेषता एक तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव नज़र आता है, तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें विशेषता समय समय पर बदलती गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मुग़ल शैली में जो भी चित्रकार थे उन्होंने इसके अंदर रुचि ली है, और इसमें चित्रकारों ने पूरी सफाई का ध्यान रखा है कि चित्र को साफ़ सुथरा बनाएं, ज़्यादा कचरा नहीं बनाएं, और चित्रकारों ने मुग़ल शैली में काम करने के लिए रुचि जताई है। इसका मतलब ये हुआ कि बादशाह जब चित्रकारों को प्रोत्साहन करता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनको संरक्षण देता है, तो चित्रकार तो रुचि लेंगे क्योंकि उनको तो इनाम मिलता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम मुग़ल शैली की बात करें तो मुग़ल शैली में जो घरेलू चित्र हैं वो नहीं बने हैं, तो ध्यान रखना है कि घरेलू चित्रण मुग़ल शैली में नहीं हुआ है। ठीक है, तो घरेलू चित्रण हमें दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की बातें हमको ध्यान रखना है। जबकि हमें घरेलू चित्र नज़र नहीं आते तो फिर कौन से चित्र नज़र आते हैं? सामाजिक जीवन के हमको नज़र आते हैं। मुग़ल शैली में जो चित्र बने वो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए चित्र बने हैं, न बल्कि घरेलू चित्र बने हुए हैं। एक दोनों तो अपवाद की अलग बात है, लेकिन सामान्य देखें पूरी मुग़ल शैली को साथ में, तो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर और बात करें तो हमें पता है कि मुग़ल शैली में दरबारी चित्र भी खूब सारे बने हैं, दरबार के चित्र बने हैं। तो जो दरबारी दृश्य हैं उसमें उन्होंने बाकी लोगों को एक अनुशासन में बताया हुआ है कि उन्होंने दरबार बनाया है, तो उसमें व्यक्तियों को या मंत्री को लाइन से बैठाया हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? कि जब भी उन्होंने दरबारी दृश्य बनाया चित्रकारों ने, तो ऐसे भीड़ भाड़ जैसे नहीं बनाया, बिल्कुल दरबार में जैसे लोग कुर्सी पर मंत्री वगैरह लाइन से बैठते हैं, तो लाइन से उन्होंने बनाया है, एक कतार सी उसमें दिखाई देती है दरबारी दृश्यों में। तो ये तो मुग़ल शैली की विशेषता है, ये तो खूबी है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और हम मुग़ल शैली की बात करें तो हमें उसमें कौन कौन से प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं? हमें उसमें आखेट दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना हमको, आखेट दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ऐतिहासिक घटनाओं के जुड़े हुए भी चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हमें इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य भी नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है केवल ऐतिहासिक, प्राकृतिक दृश्य भी हमें उस समय के नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो पशु और पक्षी का भी चित्र हमें नज़र आता है, उनके भी बने हैं, और धर्म से धार्मिक चित्र भी बने हैं, और आपको ध्यान रखना है कि पौराणिक चित्र भी बने हैं मुग़ल शैली के अंदर, ये भी याद रख करेंगे। और दरबारी चित्र तो आपको पता ही है विशेषकर बने हैं। तो ये सब सब्जेक्ट पर, ये सब विषयों पर चित्र बने हैं जिनकी हमने बात की है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, किस किस सब्जेक्ट पर, किस किस विषयों पर चित्र बने हैं मुग़ल शैली के अंदर। ठीक है, और अगर हम वास्तविक चीज़ें हम देखें तो हमें प्रकृति दृश्य का बड़ा सुंदर रूप दिखाई देता है, और प्राकृतिक चीज़ें बड़ी सुंदर रूप से बनाई है, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रकृति की सुंदरता हमें मुग़ल शैली में दिखाई देती है। ठीक है, और इसके अलावा जो भारतीय पशु पक्षी है उनका भी चित्रण बड़े ढंग से हुआ है, वो भी बढ़िया ढंग से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता हैं। इसके अलावा हम और बात करें तो दरबारी शान शौकत दिखाई देती हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हैं कि दरबारी शान शौकत तो दिखाई देगी, फिर दरबार लगा हुआ तो उसमें सब लोग बढ़िया ढंग से हैं, शिकार से जुड़े हुए भी बढ़िया ढंग से बनाए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर हम और बात करें कि और क्या क्या हमें दिखाई देता है, तो आप याद रख सकते हो कि हमें वहाँ पर हाथी और बैल, मुर्गे, ठीक है, और तीतर, बटेर, इस प्रकार के जो जानवर है उनकी आपस में लड़ाई होते हुए दृश्य दिखाए हैं कि हाथी, बैल, मुर्गे आपस में लड़ाई करते हुए चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी कथाओं पर चित्र बने हैं, प्रेम कथाओं पर भी क्या बने हैं? चित्र बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेम कथाओं की हमने बात भी की थी, जैसे लैला मजनू हैं, वो चित्र बनाए। ठीक है, लैला मजनू, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा प्रेम कथा जो सीरी फरहाद हैं, मुस्लिम जो सीरी फरहाद जो कथा है उनकी प्रेम कथा, उससे जुड़े हुए भी चित्र बने हुए हैं।
इसके अलावा अगर हम धार्मिक बात करें तो रामायण से जुड़े हुए चित्र बने हैं, महाभारत से, ठीक है। इस प्रकार की हमने बातें भी की थी अकबर के समय। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत ढंग से चित्र बनाए हुए हैं। और भी खूब अलग अलग ग्रंथों पर बने हैं। हमने तारिक ए अकबर के समय पढ़ा था, तारिक ए खानदान ए तैमूरिया, उससे भी जुड़े हुए चित्र बने हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हम व्यक्ति चित्रण की बात करें, व्यक्ति मतलब सभ्य चित्र, व्यक्ति चित्र किसको बोलते हैं, सभ्य चित्रों की, तो उसमें सम्राट खुद के चित्र बने हुए हैं, सम्राट के खुद के अपने के। इसके अलावा संत हैं, सम्राट हैं, राजकुमार हैं, उनके भी चित्र खूब सारे बने हुए हैं, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बादशाह अगर किसी फ़कीर से मिल रहा है तो संत फ़कीर को भी चित्र बने हैं, संतों और फ़कीरों के भी चित्र यहाँ पर हमें दिखाई देता है मुग़ल शैली के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। तो संतों या फ़कीरों से जो मुलाकात हो रही है बादशाह की, इस प्रकार का चित्र हमको नज़र आता है, ठीक है। तो मुलाकात से जुड़ा हुआ, तो ये बात आपको याद करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुग़ल शैली पर हमें प्रभाव दिखाई देता है, अगर हम प्रभाव की बात करें तो ईरानी या जो फारसी शैली है उसका प्रभाव नज़र आता है, उसकी भी विशेषता हमें नज़र आती हैं, ठीक है। और कलर हैं तो उन्होंने धुंधले कलर भी भरे हैं, ठीक है। शीतल कलर का भी क्या किया है, प्रयोग किया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत जटिल चीज़ें भी बनाई, उन्होंने पर्दे भी बनाए हैं, ठीक है। पर्दे हैं, बड़े ढंग से कपड़े हैं, कपड़ों में सलवटें भी बनाई हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और जो जिस प्रकार ईरानी शैली में जो चित्र बनते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ईरानी चित्र शैली में जो चित्र हैं वो डेढ़ सच में बनते हैं, कितने, डेढ़ सच में चेहरे। तो हमें इस शैली में भी इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन बाद में अधिकतर एक सच में बने हैं, लेकिन डेढ़ सच में भी चेहरे बने। डेढ़ सच में हम जानते हो ना कि इस प्रकार का अगर नाक बना हुआ है और इस प्रकार की एक आँख दिखाई हुई है आधी सी, ठीक है, और यहाँ पर भी आँख पूरी दिखाई है, तो जिसमें डेढ़ आँखें बता रही है ना, वो डेढ़ चश्मा हो गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इस प्रकार का दृश्य भी बना हुआ है। तो ये भी हमें विशेषता दिखाई देती है, ये भी आप बात याद करेंगे। इसके अलावा हमें अगर हम स्तंभ की बात करें तो बड़े बड़े स्तंभ भी हैं, मेहराब जो हैं वो भी बने हुए। मेहराब का समझते हो ना, मेहराब क्या होता है, जैसे ये मान लो दरवाजा, तो दरवाजे के ऊपर जो इस प्रकार का ये जो जगह होती है, जो बाहर होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी डिजाइन होती हैं, यहाँ पर ईंटें की बनी होती हैं और किसी से, तो ये जो भाग हैं, जो दो स्तंभों पर इस प्रकार का ऊपर का गोला, ये मेहराब है। तो ये भी बड़े ढंग से बना है। स्तंभ जो हैं वो भी सुंदर ढंग से बने हुए हैं। भवन है तो भवन भी बढ़िया बने हुए हैं मुग़ल शैली के अंदर, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी जो बातें हैं जैसे अपन नॉर्मल होती हैं जीवन में, वही हैं, ठीक है। तो स्तंभ है, स्तंभों पर जो डिजाइन है जिसको मोजाइक डिजाइन कहते हैं, मोजाइक आलेखन बोलते हैं, वो भी बने हैं। मतलब मोजाइक का मतलब हुआ इस प्रकार से जो घूमे हुए स्तंभ पर होते हैं ना, एक तो सीधा स्तंभ होता है, एक ऐसे गोले में होता है, आपने देखा होगा, ऐसे गोल गोल सा बना होता है, एक तो ऐसे सीधा चौकोर आकार में, तो वैसे भी डिजाइन दिखाई देती हैं। और जो भी उन्होंने भवन निर्माण या दुर्ग बनाए हैं उसमें दरवाजे बड़े विशाल रूप से बनाए हैं, बड़े बड़े दरवाजे बनाए हैं, यह भी आपको याद करना है, ठीक है। और समय के साथ साथ में जब हम बात करते हैं तो मुग़ल शैली पर हमें यूरोपीय प्रभाव भी नज़र आता है। यूरोपियन कला का प्रभाव भी बढ़ गया था, और इन यूरोपीय कला की वजह से भी उस पर कुछ प्रभाव नज़र आता है। लेकिन खैर मुग़ल शैली की अपनी खुद की विशेषता है, उसकी अपनी कलर की बढ़ने की विशेषता, उसमें अलंकरण दिखाई देता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो समय समय पर इस प्रकार के चित्र बने हैं, लेकिन ज़्यादा जनता के चित्र भी नज़र नहीं आते हैं। ध्यान रखना कि जन या लोगों के चित्र नहीं बने, गरीबों के चित्र भी इतने खास नहीं बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो समय के साथ साथ में मुग़ल शैली ने अपनी जो विशेषता है वो खोती रही है, वो उसकी विशेषता कम होती गई है, लेकिन तो भी मुग़ल शैली की इतनी विशेषता है जो आपको याद करनी है। तो इतनी विशेषता याद करेंगे तो इससे बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मुग़ल शैली की प्रमुख विशेषता लिखनी है। तो मैंने जो आपको विशेषता बताई है किस प्रकार की, आराम से इसको याद कर सकते हो, और वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको विशेषता भी सारी याद हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में, नए लेसन की शुरुआत करेंगे ड्राइंग की। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में
वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और ये जो मैंने अभी समझाया है, वीडियो को जब 2-3 बार देख लेंगे आप, जब भी आपके मन में हो कि जैसे आपने वीडियो को देखा और फिर आप क्या कुछ आंसर है बता सकते हो क्या? अगर बता सकते हो इसका मतलब आपको याद है, नहीं है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखो जब तक याद नहीं हो, और बाकी किताब से आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।